दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो जिस कमरे में खून करता था वहीं बैठकर खाना खाता था। उसने काफ़ी सालों तक पुलिस की नाक में दम करके रखा था, क्योंकि वो सिर्फ मर्डर ही नहीं करता था बल्कि पुलिस को खुलेआम चुनौती भी देता था कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। बात करने जा रहे हैं चंद्रकांता झा की। बहुत से लोगों की तरह चंद्रकांता झा भी बिहार से दिल्ली काम करने आया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर आया एक आदमी इतना खतरनाक सीरियल किलर बन गया। चंद्रकांता झा की जो एक मामूली दिहाड़ी मजदूर से दिल्ली के सबसे फेमस किलर्स में से एक बन गया। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। दिल्ली के तिहाड़ जेल से 9 फंक्शन प्रेजेंस वाला तिहाड़ जेल, यानी जिसकी 400 एकड़ से भी ज़्यादा का एरिया है, इस जेल को डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिंसेस और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रन भी कहते हैं। ये गड्ढे तिहाड़ जेल की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तिहाड़ जेल का इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई भी इंसान तिहाड़ जेल के आसपास तो किसी तरह का क्राइम करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता होगा। लेकिन यहीं पर हम और आप दोनों ही गलत साबित होंगे। नवंबर 2003 का वो टाइम तिहाड़ जेल में काम करने वाले पुलिस वालों को बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि उस दिन तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली थी और लाश के साथ साथ खूनी ने पुलिस वालों के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए एक ऐसे ही गिफ्ट लाता रहूँगा। मुझे दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता और अगर पुलिस में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाए, और जब तक वो मुझे नहीं पकड़ेगी तब तक मैं इसी तरीके से लोगों को मारता रहूँगा। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके बेसिस पर वो आगे बढ़ सके। इसी तरह से 2 साल बीत गए और वो लाश तिहाड़ जेल के बाहर किसने और क्यों फेंकी थी इसका कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को अब एक और झटका लगा। 20 अक्टूबर 2006 के दिन उनके पास एक कॉल आया। कॉल की दूसरी तरफ जो इंसान था उसने पुलिस वालों को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर होश उड़ गए। उसने कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लाश को टोकरी में रखा गया है। इतना सुनकर पुलिस वाले गेट की तरफ जाकर भागे और उन्हें पता चला कि फ़ोन करने वाला इंसान मजाक नहीं कर रहा था। सच में गेट के सामने एक टोकरी में एक लाश रखी गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि टोकरी में लाश के साथ साथ पुलिस को दोबारा एक चिट्ठी मिली जो उन्हीं के लिए लिखी गई थी। और जब पुलिस वालों ने लेटर पढ़ा तो तब उन्हें पता चला कि हत्यारों ने खुलेआम उन्हें चैलेंज किया है। और लेटर में लिखा था कि मैं बहुत टाइम तक एक नाजायज़ केस में जेल में रहा, लेकिन अब मैंने हकीकत में मर्डर किया है। तुम लोग अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। इस तरीके से इतना तो साफ हो गया था कि हत्या करने वाला कोई एक ऐसा इंसान है जिसे दिल्ली पुलिस की किसी बात का गुस्सा है, कोई ऐसा जिसकी पुलिस के साथ हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। अब 2 बार ऐसा हो चुका था। तिहाड़ जेल के बाहर लाशें मिली थी। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्हें आगे और कितनी लाशें मिलेंगी। 18 मई 2007 को फिर से एक लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली। ये लाश भी क्रिमिनल ने गेट नंबर 3 के पास ही डंप की थी। पुलिस के लिए अब तक किसी भी लाश को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल था, क्योंकि हर लाश को कई टुकड़ों में काट कर तिहाड़ जेल के बाहर रखा जा रहा था। पुलिस के ऊपर अब प्रेशर आ गया था और उन्हें जल्द से जल्द इस सीरियल किलर का पता लगाना था जो उन्हें बार बार चैलेंज कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ने अब और ज़्यादा जोर पकड़ा और अल्टीमेटली सीरियल किलर की एक गलती उस पर भारी पड़ गई। अब तक किलर और पुलिस के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि अचानक से इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को याद आया कि किलर ने जो लेटर लिखे थे उनमें से कुछ 2-3 नामों को मेंशन किया गया था जिससे उसकी दुश्मनी थी। उसने अपने सीरियल किलर बनने के लिए 2 लोगों को खास तौर से ब्लेम किया, जिसमें से एक थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मनीष अग्रवाल और दूसरे थे हवलदार बलबीर सिंह।
जो कि तिहाड़ जेल में उस वक्त एक वार्डन थे। इस क्लू के मिलने के बाद पुलिस को और भी क्लू लगातार मिलते चले गए और अब ये तय हो चुका था कि हत्यारा कोई ऐसा है जो पहले तिहाड़ जेल में था और वहाँ अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से वो बदला ले रहा है। खूनी ने यह भी माना था कि नवंबर 2003 को भी लाश उसी ने डंप की थी और इससे पुलिस को कम से कम ये तो पता चल गया कि ये किलर 2003 से पहले तक तिहाड़ जेल में था। हत्यारे ने आखिरी बॉडी को डंप करने के बाद हरिनगर के एसएचओ से भी तुरंत ही कांटेक्ट कर लिया और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। एसएचओ ने हत्यारे से जानबूझकर लंबी बातचीत की ताकि उन्हें उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके और अब उन्हें एक रफ आइडिया हो गया था कि सस्पेक्ट कौन हो सकता है। ये ऐसा कोई था जिसे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए क्राइम की वजह से 2003 में सज़ा हुई थी और जिसे तिहाड़ के जेल नंबर 3 में लॉन्च किया गया था, जहां हवलदार बलबीर सिंह ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। बहुत सारे सस्पेक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें से एक था चंद्रकांत झा। आगे का रास्ता आसान हो गया, उन्हें बस चारों सस्पेक्ट्स की हैंडराइटिंग से लाशों के साथ मिले लेटर की हैंडराइटिंग को मैच करना था। पुलिस का चीफ सस्पेक्ट चंद्रकांत झा ही था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उसकी लोकेशन का कुछ पता ही नहीं था और वो पुलिस से बचने के लिए बार बार अपना एड्रेस बदलता रहता था। लेकिन पुलिस ने ये फिगर आउट किया कि झा के 4 मेन हाइड आउटर्स यमुना विहार, अलीपुर बड़ोला गांव और हैदरपुर है। उसका लास्ट क्लू ये था कि चंद्रकांत झा एक स्कूटर में फिट की गई रिक्शा चलाता है और काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस ने चंद्रकांत झा को तब पकड़ा जब वो अलीपुर में अपने बच्चों के साथ हलवा खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद उसके मकान की तलाशी ली, जहां उसे खून से सने चाकू मिले। चाकुओं पर लगे खून का सैंपल चंद्रकांता के सबसे लेटेस्ट विक्टिम दिलीप मंडल के ब्लड से मैच कर गया। चंद्रकांता की हैंडराइटिंग भी एक पर्टिकुलर लेटर की हैंडराइटिंग से मिल गई थी, जो उसने लाश के साथ तिहाड़ जेल में छोड़ा था और इस तरह से दिल्ली के सबसे खूंखार और किलर्स में से अब दिल्ली को पुलिस के हाथ लग चुका था। लेकिन अब बारी थी, आखिर चंद्रकांता झा का मोटिव क्या था? क्यों वो इतने मर्डर करता जा रहा था और जिनका मर्डर करके चंद्रकांत झा ने तिहाड़ जेल के पास उनकी लाश को फेंका था। जैसे जैसे चंद्रकांत झा ने पुलिस को उन मर्डर और उनके पीछे के मकसद को बताना शुरू किया, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। पुलिस को सबसे पहले तो ये बात पता चली कि चंद्रकांत ने सिर्फ 3 मर्डर नहीं बल्कि 3 लाशें तो सिर्फ तिहाड़ जेल के पास मिली थी, लेकिन उसके अलावा उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और इसमें से एक की लाश को उसने मुखमेलपुर के सीवेज ट्रेन के पास 2003 में फेंका था। उसका एक और शिकार मंगोलपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पास एक सुलभ शौचालय के सामने मिला था। चंद्रकांत ने एक विक्टिम की तो लाश के टुकड़े करके उन टुकड़ों को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से लेकर बाकी जगहों पर भी फैला दिया था। और इन सब से हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये सभी विक्टिम या तो चंद्रकांता झा के दोस्त थे या फिर उनके साथ काम करने वाले। आखिर चंद्रकांत झा ने अपने ही साथियों को इस तरह मारकर पुलिस को मौका क्यों कर रहा था? इसलिए चंद्रकांता झा की बैक स्टोरी जानते हैं। चंद्रकांत गोसाई गांव की मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता राधिका झा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ चंपा देवी एक स्कूल टीचर थी। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि चंद्रकांत जैसे सीरियल किलर के 2 भाई खुद सीआरपीएफ और बिहार स्टेट पुलिस में हैं। चंद्रकांत की माँ अपनी नौकरी की वजह से ज़्यादा टाइम घर पे नहीं बिता पाती थी और ये भी बताया जाता है कि उसकी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट और गुस्सैल थी और जिसकी वजह से चंद्रकांत को बचपन से ही प्यार नहीं मिला। पढ़ाई में भी चंद्रकांत का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो 8वीं क्लास से ही ड्रॉप आउट लेकर दिल्ली में सब्जी बेचने आ गया। चंद्रकांत दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेचता था। वो वहाँ शुरू से ही गलत बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, फिर चाहे वो गलत बात छोटी हो या बड़ी। सब्जी मंडी में उनका एक पंडित नाम का सुपरवाइज़र उनसे दुकान लगाने के लिए काफ़ी मोटे पैसे लेता था और चंद्रकांत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और एक दिन उसकी पंडित के साथ लड़ाई हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया
कि चंद्रकांत ने एक तेज धार वाले चाकू से पंडित का हाथ ही काट दिया। घबराया पंडित सीधे पुलिस के पास गया और चंद्रकांत के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई और इसी वजह से चंद्रकांत अगले 3 साल जेल में रहा। और अब ये वही टाइम था जब चंद्रकांत का सामना हुआ हवलदार बलवीर सिंह से, जिसने उसे कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर किया। बलवीर सिंह अक्सर बाकी कैदियों के सामने चंद्रकांत के सारे कपड़े उतरवा देता था और बुरी तरीके से पीटता था। चंद्रकांत को बलवीर सिंह की वजह से जेल में काफ़ी ह्यूमन फेस करना पड़ा। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत पूरी तरह से बदल चुका था। वो पुलिस से और सिस्टम से बदला लेने के बारे में ही सोचा करता था। चंद्रकांत पहले एक बहुत सेंसिटिव इंसान हुआ करता था, जो बिहार से आए बाकी इमिग्रेंट की मदद भी करता था, लेकिन अब वो एक बहुत ही वायलेंट इंसान बन चुका था। इसी बीच चंद्रकांत की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद उसके 5 बच्चे होते हैं, लेकिन उसने अपनी बीवी और बच्चों को कभी अपने साथ नहीं रखा। उसे डर था कि पुलिस आकर उसके बीवी बच्चों को परेशान करेगी। चंद्रकांत अभी बिहार से आए इमिग्रेंट से दोस्ती करके उनकी मदद जरूर करता था, लेकिन ऐसे लोगों से उसे सख्त नफरत थी जो उससे झूठ बोलते थे या जिनका बर्ताव उसके हिसाब से उसे अच्छा नहीं लगता था। चंद्रकांत का पहला शिकार था पंडित, वही पंडित जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसके कत्ल के बाद पुलिस ने उसे वापस अरेस्ट भी किया था, लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना मिलने की वजह से वो छूट गया था और इसके बाद उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे भी सीखा। पंडित के मर्डर के बाद कुछ वक्त तक चंद्रकांत की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक और घटना हुई जिसने उसे एकदम से ट्रिगर करके उसके अंदर सो रहे शैतान को जगा दिया। उसका एक साथी शेखर उसके साथ रहता था। उसने चंद्रकांत को बताया कि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे ड्रिंक करने की आदत थी। जब चंद्रकांत को ये बात पता चली कि शेखर ने उससे झूठ कहा था, तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सीधे जाकर शेखर से कहा, तो शेखर को उस वक्त चंद्रकांत का गुस्सा मजाक लगा। चंद्रकांत ने उससे कहा कि वो उसे झूठ बोलने की सज़ा ज़रूर देगा और शेखर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर चंद्रकांत इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है। और उसने मजाक मजाक में चंद्रकांत से कह दिया कि तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हो। उसे नहीं पता था कि उसका मजाक उस पर इतना भारी पड़ेगा। उसी दिन चंद्रकांत ने शेखर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और जब उसने शेखर की लाश को देखा तो उसे बिल्कुल भी गिल्ट तक नहीं हुआ। उल्टा उसे ये हत्या एक आर्ट ऑफ वर्क लग रही थी और उसने अपने पॉइंट एंड शूट कैमरे से शेखर की लाश की फ़ोटो भी खींची। इसके बाद उसने बॉडी को सीवेज ट्रेन में ले जाकर के फेंक दिया। ये चंद्रकांत का दूसरा नोन मर्डर था। तीसरा खून उसने किया था उमेश नाम के इंसान का, जिसकी नौकरी उसी ने लगवाई थी। वह बस उमेश की किसी बात पर झूठ बोलने की वजह से बुरी तरीके से ट्रिगर हो गया था और उसने उसकी हत्या कर दी थी। इस बार चंद्रकांत एक स्टेप और आगे गया और उसने उमेश को मारने के बाद उसकी लाश के कई टुकड़े भी किए और जिसने उसने सबसे पहले तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास चिट्ठी के साथ छोड़ा था। उसके बाद चंद्रकांत 2 साल तक एकदम शांत रहा, लेकिन फिर 2005 में उसने गुड्डू नाम के एक इंसान की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे गुड्डू का गांजा पीना पसंद नहीं था। गुड्डू की लाश मंगोलपुरी के एक सुलभ शौचालय के पास मिली थी। 2006 में चंद्रकांत झा ने अमित मंडल नाम के एक अपने साथी की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे शक था कि वो लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है। अमित मंडल की लाश वो दूसरी लाश थी जो पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास मिली थी। अमित मंडल को मारने के बाद ही चंद्रकांत ने पुलिस वालों का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें कॉल किया था। अप्रैल 2007 में चंद्रकांत ने उपेंद्र नाम के एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उसे शक था कि उसका अफेयर उसकी बेटी की किसी दोस्त के साथ है। और जब चंद्रकांत से बयान लिया गया तो उसने बताया कि उपेंद्र को मारने के बाद वो आराम से अपने कमरे में खून से सने फर्श पर बैठ गया और खाना खाते हुए उसकी लाश को घूरता रहा। अपना खाना खत्म करने के बाद वो उठा और उपेंद्र की बॉडी को कई टुकड़ों में काटा। बाद में उपेंद्र की ही लाश के कई टुकड़े दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट और बाकी जगहों पर फैला दिया था। इससे भी शॉकिंग इंसिडेंट जस्ट 1 महीने बाद 2007 में हुआ, जब चंद्रकांत ने अपने एक दोस्त दिलीप को इसलिए मार दिया
क्योंकि उसने कमरे में नॉनवेज खाकर झूठी थाली छोड़ दी थी। दिलीप की लाश वो तीसरी लाश थी जिसे चंद्रकांत ने तिहाड़ जेल की बाउंड्री के पास छोड़ा था। ये सिर्फ तो वो मर्डर्स थे जिनके बारे में पब्लिक में इंफॉर्मेशन थी। चंद्रकांत के गांव वालों के अनुसार उसने कई सारे खून किए हैं। गोसाई गांव, जहां चंद्रकांत का बचपन बीता था, वहां के लोग आज भी उसके खौफ में जीते हैं। चंद्रकांत के केस में सबसे खास बात यह थी कि किसी भी मर्डर की वजह बहुत बड़ी नहीं थी। उसने बहुत ही छोटी छोटी बातों के लिए अपने दोस्तों का खून कर दिया था। ऐसी बातें जिन्हें हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रकांत ने अपने एक कमरे में मामूली से घर में इतनी भयानक हत्याएं की, उनकी लाश की फ़ोटो ली और उन्हें मारने के बाद वहीं बैठकर खाना भी खाया। और ये सारी बातें साइकोपैथिक टेंडेंसीज है। इससे ये पता चलता है कि वो कितना मेंटली सिक था। चंद्रकांत ने किन किन लोगों का खून किया इसका पता तो बहुत से लोगों को है, लेकिन उसके हाथ से बचने वाले लोगों की बात तब आती है तो इन्हीं बचने वालों में से एक था जाधव, जिसकी चंद्रकांत से अच्छी जान पहचान थी। चंद्रकांत ने एक दिन जाधव को अपने घर बुलाया और जब जाधव अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि चंद्रकांत के कमरे में 3 लोग रस्सियों से बंधे थे। उन सब की आंखों में डर साफ दिख रहा था। चंद्रकांत ने जाधव से कहा कि उसे इन तीनों को मारने में उसकी हेल्प चाहिए। जाधव पहले तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया, लेकिन उसके बाद वो समझ में आया कि अगर उसने मना किया तो उसका हाल भी इन तीनों के जैसा ही हो सकता है। और इसलिए उसने तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और वो उसकी मदद तभी कर पाएगा जब उसे कुछ खाना मिलेगा। चंद्रकांत उसके लिए खाना लेने जैसे ही बाहर गया, जाधव ने फुर्ती दिखाई और उन तीनों लोगों को आज़ाद कर दिया और वो सभी लोग अपनी जान बचाकर उसके घर से भाग गए। खैर, चंद्रकांत अब जेल में है, लेकिन अब भी जाधव और उसके साथ भागे वाले लोगों के मन में आज भी डर एकदम ताज़ा है और उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि अगर चंद्रकांत जेल से छूटा तो उन्हें पक्का मार देगा। चंद्रकांत की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई थी कि उसने खून तो किए ही, लेकिन साथ ही में जस्टिस सिस्टम को भी एक तरीके से खुला चैलेंज दे दिया। इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जस्टिस सिस्टम का भी है। चंद्रकांत झा को लगता था कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही नकारा है और उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जब कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ तब भी पुलिस की एक बड़ी गलती की वजह से उसे जमानत मिल गई और गलती ये थी कि पुलिस को जब लाश के पास से लेटर मिला था उसे सील बंद नहीं किया गया। वो लेटर बस एक पुलिस वाले से दूसरे के हाथ में घूमता रहा और उन्होंने उस लेटर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी ऐसे भेज दिया। यहाँ तक कि चंद्रकांत झा के खिलाफ 7 लोगों के खून की जो चार्जशीट थी उसमें भी लेटर का कहीं कोई मेंशन ही नहीं था और इस वजह से कोर्ट ने चंद्रकांत को जमानत दे दी थी। लेकिन इस बार पुलिस वाले उसे बचकर जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। फिर उन्होंने एक बार फिर से आखिरी विक्टिम दिलीप मंडल के ब्लड सैंपल के बेसिस पर वापस से अर्जी डाली। अदालत को ये एविडेंस काफ़ी ठोस लगा और उन्होंने चंद्रकांत की जमानत को खारिज करके 7 मर्डर का उसके ऊपर मुकदमा चलाया और 5 फरवरी 2013 को लोअर कोर्ट ने चंद्रकांत झा को फांसी और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन बाद में जब ये मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा तब उसकी सज़ा को पूरे तरीके से उम्र कैद में बदल दिया। अब चंद्रकांत झा उसी तिहाड़ जेल के अंदर है जिसके बाहर कभी उसने लाशों को फेंका था। इस केस से ये तो जाहिर है कि चंद्रकांत के अंदर बचपन से ही सीवियर मेंटल इश्यूज थे। जब वो दिल्ली गया और उसने जेल के अंदर ख़राब कंडीशंस को फेस किया तो ये इश्यूज और ज़्यादा बढ़ गए। छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों या साथ काम करने वालों को मार देना इसी बात का एग्जाम्पल है कि चंद्रकांत का टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम था और जब कोई भी उसका कहना नहीं मानता था तो उसे इतना गुस्सा आ जाता था कि वो उसकी हत्या तक कर देता था। जेल में 15 साल बीतने के बाद 16 अगस्त 2023 को चंद्रकांत झा को 90 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया था। चंद्रकांत ने कहा था कि 4 बेटियों का पिता होने के नाते उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढना है और जिसकी वजह से उसका बाहर जाना जरूरी है। जितने भी दिन वो बाहर था पुलिस ने उस पर कई तरीके की पाबंदियां भी लगाई थी जो कि ज़रूरी भी था।
इस केस से ये तो समझ में आता है कि सिर्फ मिडिल क्लास या हाई क्लास लोग ही मेंटल इश्यूज़ का शिकार नहीं होते, बल्कि गरीबी और रोज़ मजदूरी करने वाले लोग भी इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिन्हें अगर टाइम रहते सॉल्व नहीं किया गया तो दुनिया में कोई और चंद्रकांत झा बन जा सकता है। तो दोस्तों, क्या ये सज़ा चंद्रकांत के लिए काफ़ी थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, इस कहानी का सुनाने का मकसद हमारा किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।